नमस्कार, अपना उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में इस बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक में अध्यक्षता उन्होंने की। और बता दें कि बैठक में आगामी 14 जून से विधानसभा सत्र शुरू हो रहे हैं, उसमें पेश होने वाले बजट पर भी चर्चा हुई। वहीं बजट प्रस्ताव के अलावा विधानसभा में पेश होने से पहले कैबिनेट में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। उधर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज हरिद्वार दौरे पर रहे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के हरिद्वार पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बता दें कि मंत्री ने हरिद्वार के कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में निर्मल धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ किया। इस दौरान साधु संत और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। परिस्थिति एक जगह है जहाँ पर पहले कोविड पे बहुत बड़ा काम यहाँ पे जनता के लिए हुआ और निर्मल अखाड़ा की परंपरा के अनुसार जैसे अनेकों स्थानों पे इनके द्वारा चिकित्सालय, विद्यालय सब कुछ ये लोग चलाते हैं, उसी श्रृंखला में आज इन्होंने इस कनखल में जितना एक भव्य चिकित्सालय की एक आज लोकार्पण करने का काम किया। मैं इसके लिए निर्मल अखाड़ा को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जो हजारों लाखों लोग हरिद्वार के अंदर श्रद्धालु के रूप में आते हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको इस चिकित्सालय का लाभ मिलेगा। और मैं इसके चूँकि मैं जानता हूँ कि निर्मल आश्रम का जो चिकित्सालय ऋषिकेश में चलता है, वहाँ जिस प्रकार से ये बहुत नॉमिनल चार्ज पे लोगों की सेवा करते हैं, चिकित्सा करते हैं, उसी श्रृंखला को लोग यहाँ पे भी करेंगे। मेरी बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक हम लोग अपने यहाँ परंपरा रही है नर सेवा नारायण सेवा, उसी परंपरा का ये लोग निर्वहन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। अब सरकारी अस्पतालों में 258 की तरह की पैथोलॉजी जांच मुफ्त में होगी और इससे मरीजों को राहत मिलेगी। साथ ही बिल कटाने के झंझट से भी निजात मिलेगी। बता दें कि पहले 207 तरह की पैथोलॉजी जांचें मुफ्त में होती थी, जिन्हें अब बढ़ाकर 258 करने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को पैथोलॉजी जांच निःशुल्क दी जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जांच के लिए शुल्क लिए जाने से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सभी जांचें निःशुल्क की जाएंगी। उधर चारधाम यात्रा संचालन को 1 महीने का समय पूरा हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत हेमकुंड साहिब में 18 लाख तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। सरकार ने इस बार यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। यात्रा के लिए अगले 10 दिनों तक ऑनलाइन पंजीकरण पूरे हो गए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 20 जून के बाद पंजीकरण का स्लॉट उपलब्ध है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण 18 जून तक फुल हो गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम के लिए 15 जून तक स्लॉट फुल हो गए हैं। अब तक 30 लाख तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। वहीं चारधाम यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यमुनोत्री केदारनाथ में लगातार घोड़े खच्चरों की मौत हो रही है। बता दें कि अब तक 140 घोड़े खच्चरों की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग घोड़े खच्चरों की मौत के बाद अलर्ट दिखाई दे रहा है। विभाग ने अभी तक 6880 घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया है। वहीं 118 घोड़े खच्चरों को यात्रा के लिए अनफिट पाया गया है। वहीं विभाग ने 91 पशु मालिकों के चालान भी किए हैं। पशुपालन विभाग के सचिव डॉक्टर VVRC पुरुषोत्तम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। विभाग की ओर से पशुओं को निरंतर चिकित्सा और उनके मालिकों को सुविधाएं दी जा रही है। तो चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 18 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री धामों के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ के 8 मई को कपाट खुलने के बाद से 6,18,312 तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। 6 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद से अब तक 5,98,590 तीर्थयात्री बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री में 3,33,909 और यमुनोत्री में 2,50,398 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड में खाद्य विभाग की ओर से राशन कार्ड में हो रही धांधली को लेकर पात्र को हां और अपात्र को ना अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया गया, जिसमें लगभग 58,374 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं,
जिनमें से सबसे ज़्यादा चमोली जिले में राशन कार्ड धारक अपात्र पाए गए। हालांकि विभाग की ओर से फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में 58,374 कार्ड सरेंडर किए गए, जिनमें से पीएचएच के 38,873 और अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर किए गए हैं। मैं समझती हूँ कि 58,374 कार्ड सरेंडर हुए हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इससे पहले भी ये अभियान के रूप में तो नहीं, लेकिन इसका वेरिफिकेशन हमेशा चलता रहता था। लेकिन लोग इतना सजग और सचेत कभी नहीं हुए जो इस अभियान के बाद में हुए हैं। तो ये जो आंकड़ा है अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जो कि सरेंडर हुआ है। निश्चित रूप से इससे पात्र व्यक्तियों को बहुत लाभ मिलेगा। और रही बात आगे भी ये अभियान जारी रहेगा, तो निश्चित रूप से ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जब तक एक पात्र व्यक्ति बचेगा तब तक पात्र व्यक्ति की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं ऋषिकेश में वन विभाग की हर्बल सोसाइटी को हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से 300 मोटरसाइकिल दी गई। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इन बाइकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मंत्री ने प्रोजेक्ट वन रक्षक का रिबन भी काटा। बता दें कि इन मोटरसाइकिल्स की मदद से वन रक्षकों को क्विक रिस्पांस देने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। इससे वन रक्षक कम समय में बेहतर तरीके से वन्य जीव संरक्षण और वन अग्नि की रोकथाम कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। मैं सबसे पहले 300 मोटरसाइकिल वन विभाग में वन रक्षकों को और मजदूरों को, ताकि वो जंगल में जाकर जंगल की रक्षा भी कर सके और जो मानव वन्य जीव संघर्ष है उसको रोकने में भी सहायक होगा। और साथ साथ ये जो इसके कई फायदे हैं, वनों में माफिया कई बार आजकल कोशिश करते हैं वनों से दोहन करने की, इसके रोकने में सफलता मिलेगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो CSR फंड से ये हीरो मोटोकॉर्प ने जो दिया, मैं पूरी प्रदेश सरकार की ओर से और खासकर वन विभाग की ओर से हीरो मोटोकॉर्प का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अपने CSR मद से 300 मोटरसाइकिल दी हैं। में जिससे सहयोग आज मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से सभी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को, कि आगे आकर के उनको निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य में जिसकी पहचान ही पूरे देश में देवभूमि के रूप में और 72% क्षेत्र हमारे राज्य का 72% से ज़्यादा क्षेत्र फॉरेस्ट से घिरा है। ऐसे में फॉरेस्ट को कैसे बचा करके अब जिस तरह हम पूरी दुनिया की सेवा कर रहे हैं, ये केवल उत्तराखंड की सेवा नहीं है, अपने यहाँ के जंगलों में बचाकर हम पूरी दुनिया के पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपदा के लिहाज से उत्तराखंड काफ़ी संवेदनशील राज्य है। केंद्र व राज्य सरकार आपदा से निपटने के लिए जहां एक ओर तमाम दावे करती है, वहीं दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों को आज तक आपदा के मानकों से दूर रखा गया है। बता दें कि आपदा का मुआवजा नहीं मिलने से अल्मोड़ा नगर क्षेत्र की कई समस्याएं जस की तस है। अल्मोड़ा पहुंचे सांसद अजय टमटा ने कहा कि ये केंद्र सरकार का मामला है, नगरीय क्षेत्रों को कैसे आपदा के मानकों में लाया जाए, इसके लिए केंद्रीय स्तर पर बनी कमेटियों ने कई निर्णय भी लिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब भी इसका परिणाम आएगा उसका लाभ नगरीय क्षेत्रों को भी मिलेगा। और आपने बोला कि शहरों के अंदर भी इसका मानकों में हमको करना चाहिए, तो हमने ये बोला है कि हमने कहा भी है, क्योंकि ये आपदा की जो गाइडलाइंस बनती है वो ऑल इंडियन गाइडलाइन है, कोई एक शहर को लेकर के, एक राज्य को लेकर के नहीं बनती। हाँ, विशेष रूप से उस पर किसी राज्य में ज़्यादा आपदा आ जाती है तो उस पर वैल्यूएशन किया जाता है और उसके कारण से केंद्र सरकार उसका आवंटन करती है। क्योंकि नगरीय क्षेत्र को भी कैसे करके हम आपदा के मानकों में लाएं, इस पर भी हमारी बार बार कमेटियां बनी हैं। केंद्र के अधिकारी कर्मचारियों का भी उसमें कई बार सेलेक्ट कमेटियों ने निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि वो एक कैलकुलेशन रिजल्ट है पूरे देश का, तो वो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, उसका लाभ आने वाले समय के अंदर वहीं लक्सर में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर टीकाकरण की योजना बनाई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से हर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के तहत एहतियाती टीके के साथ ही वंचित लोगों को कोरोना का दूसरा टीका भी लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि उनकी ओर से लक्सर क्षेत्र में 19 गांव में 19 टीमों को टीका लगाने के लिए लगाया गया है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए सीएम साहब के निर्देशन में पूरे ये उत्तराखंड में चल रहा है घर घर दस्तक प्रोग्राम है। इसमें हमारा कोई 12 से 14 साल तक का बच्चा हो, 15 से 17 साल तक का बच्चा हो या फिर प्रिकॉशन डोज जो 60 प्लस है, उनकी कोई भी
डोज छुट्टी होगी तो उसको घर घर जा करके हमारी आशाएं, एएनएम और आंगनबाड़ी वर्कर्स, उसमें वॉलंटियर्स भी हैं, चेक करेंगे और उसको लगाएंगे। कितनी टीमें लगाएंगे? आज हमारे 19 जगह हैं जहाँ पर 19 गांव में जा करके हमारी 19 टीमें हैं जो घर घर जा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने 13 जून को पूरे देश के प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। और बता दें कि कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करने की बात कही है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बताते हुए देहरादून में क्रॉस रोड स्थित ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय के सामने 13 जून को जुटेंगे और वहां धरना प्रदर्शन करके राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार अपनी तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमे दर्ज कर रही है और जो केंद्र सरकार के अधीन जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा ईडी के तहत जो है लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है और उसी षड्यंत्र के तहत हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी को भी उन्होंने जो ईडी के द्वारा सम्मन दिया है और जो कुचक्र वो कर रहे हैं उसके खिलाफ 13 जून को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो 13 जून को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जिसमें सैकड़ों लोगों की तादाद में जो है तमाम लोग उसमें भागीदारी करेंगे और इस केंद्र सरकार ने जो अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है इनकी नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड में एक तरफ जहां गर्मी से राहत नहीं मिल रही तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के जंगलों में भी आग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी इलाकों में भी गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो जनवरी से अब तक कुल 278 आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि अप्रैल में आग लगने के 132 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 79 जंगलों में आग लगने की घटना दर्ज की गई है। अग्निशमन अधिकारी SD तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मई में इन आंकड़ों में कुछ कमी आई थी, लेकिन जून के शुरुआती दौर से ये आंकड़े फिर से बढ़ने लगे हैं। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, जागरूकता के चलते ही आग लगने की घटनाओं को कम किया जा सकता है। मेरी तरफ से तो यही सलाह है फायर सर्विस की तरफ से कि सभी लोग अवेयर रहें और जैसे गर्मी बढ़ रही है तो अपने घर में जैसे लाइट के जो भी उपकरण हैं हमारे उनमें तार हैं, वायरिंग्स हैं, उनका ध्यान रखें, ओवरलोड ना होने दें या अननेसेसरी कोई भी ऐसा उपकरण हमारा या गैजेट है उसको खुला छोड़ करके ना जाएं जिससे कि शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बनी रहे। अन्य में आ जाता है जैसे कि हम लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं, कहीं आग लगा देते हैं और उसको समाप्त करने के लिए उसको ऐसे छोड़ के ना जाएं, पहले तो ना लगाएं, एक पर्टिकुलर डस्टबिन रखे हुए हैं उसमें डालें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत जलाना है तो उसको छोड़ कर ना जाएं, क्योंकि हवा से उड़ करके भी दूसरी जगह चिंगारी जा सकती है। तो पहाड़ी जिलों में भी इस गर्मी का असर दिखने को मिल रहा है और चमोली जिले में वन विभाग के विभिन्न रेंजों के क्षेत्रों की आग बेकाबू होती जा रही है। जिला मुख्यालय के आसपास के जंगल दिन भर धधकते रहे। जंगलों की बेकाबू आग से दिन में पारा 30 से 40 डिग्री सेल्सियस जहां पहुंचा, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम में भी काफ़ी गर्मी हो रही है। इस पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 22 सालों में पहली बार ऐसी गर्मी पड़ रही है।
तो वहीं अल्मोड़ा में अचानक मौसम के बदलाव का असर आम आदमी के स्वास्थ्य पर पड़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों का मौसम अमूमन ठंडा रहता है, लेकिन इस बार की गर्मी ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया है। पिछले सालों की अपेक्षा इस बार अल्मोड़ा में 60 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी पाई गई है, जिससे जिले में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो अगर बात करें जिला मुख्यालय के अस्पतालों की, तो यहाँ रोजाना 500 से ज़्यादा मरीज वायरल संक्रमित बीमारियों के आ रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए जिला अस्पताल की पीएमएस डॉक्टर कुसुम लता ने बताया कि वायरल खांसी, बुखार, साथ में पेट की समस्या वाले मरीजों की संख्या ज़्यादा है, जिसके लिए अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। वहीं लोगों का उपचार के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। खाली पेशेंट के लिए जो है हम लोगों की रणनीति यही है कि जो पेशेंट एक्चुअल जो पेशेंट है वही यहाँ पर आए, और ओपीडी 400-500 के करीब हमारी रहती है पर डे की। मरीज आजकल बुखार, खांसी, जुकाम और पेट खराब और इस तरह की ज़्यादा आ रही हैं, और यहाँ पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, हम सब दवाइयाँ जो हैं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। वहीं लालकुआं में मानसून सीजन से पहले नगर पंचायत ने तैयारी शुरू कर दी है। मानसून सीजन में डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों की रोकथाम के लिए शासन के सख्त निर्देश के बाद निकायों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत नगर पंचायत में सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही हर हफ्ते में एक दिन कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और एक दिन फॉगिंग का काम भी किया जा रहा है। और बरसात होने से पूर्व निकायों की जो भी कार्रवाई निकाय द्वारा की जाती है उसके संबंध में जो है अवगत कराया गया था। तत्क्रम में हमारे द्वारा नगर पंचायत लालकुआं द्वारा नालियों की सफाई और वार्डों में फॉगिंग, सप्ताह में एक बार फॉगिंग का कार्य और नालियों में दवाओं का छिड़काव आदि कार्य करा दिए गए हैं। इस कार्य को मेरे ख्याल से 1.5 महीना अराउंड हमारा हो गया है और अभी भी वर्तमान में संचालित हैं। प्रत्येक सप्ताह में एक बार फॉगिंग का कार्य और नालियों में दवाई छिड़काव का कार्य हमारे वहाँ पर प्रारंभ किया गया है। इसके शासन की अन्य जो भी गाइडलाइन हमें प्राप्त होंगी वो कार्य भी हमारे द्वारा किए जाएंगे। पंचायत क्षेत्र में तो हम कार्य कर ही रहे हैं। नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा से जुड़े हुए जो अन्य नाले हैं जो हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, हम उन नालों की भी सफाई करवा रहे हैं। वहाँ पर भी सप्ताह में एक बार एक विशेष सफाई अभियान के तहत नालों की सफाई इत्यादि कार्य किया जा रहा है। आप ये देख लीजिए, बरसात का मौसम आने से पहले हम मेन रोड की दोनों नाले और उधर एक नाला है वार्ड नंबर 5 में, वहाँ भी मैनुअल लगा रखा हूँ और जेसीबी से इस नाले को भी सफाई करता हूँ ताकि बरसात आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अटकने न पाए, कोई नाला जाम न रहे। हरिद्वार में निर्जला एकादशी और वीकेंड पर जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जाम से निजात पाने के लिए ऋषिकेश हरिद्वार हाईवे पर भारी वाहन को आने से रोका गया है। बता दें कि गुरुवार से ही भारी वाहन रायवाला के नेपाली फार्म के पास रोक दिए गए थे। वहीं शहर के अंदर हल्के वाहनों के लिए भी रूट निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर वाहनों को हाईवे के किनारे और फिर खाली स्थान पर खड़ा करवाया जाएगा। यात्री वाहनों की भीड़ कम होने पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। उधर 13 जून को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी टिहरी गढ़वाल के केंद्र पोषित योजनाओं के लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ सीधा संवाद करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने विकास भवन नई टिहरी में अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उधर हरिद्वार के भगवानपुर में अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां एक युवक अपना मेडिकल कराने के लिए थाने में मुर्गे का खून लगाकर पहुंच गया और पुलिस से मेडिकल के लिए चिट्ठी मांगने लगा। हालांकि जब पुलिस को उस पर कुछ शक हुआ तो सारा राज खुल गया। पुरानी रंजिश में पड़ोसी युवक को फंसाने के लिए युवक सिर पर मुर्गे का खून लगाकर थाने पहुंचा था। खुद को पीड़ित साबित करने के लिए वो पुलिस के सामने कहानी बताता रहा। ऐसे में पुलिस ने उस पर उल्टा मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ गुमराह करने का मामला दर्ज किया है। वहीं हरिद्वार में अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले चल रहे 3 दिवसीय किसान सम्मेलन का आज समापन किया गया। इस सम्मेलन में पूरे देश से किसान पहुंचे। किसानों ने केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही सरकार को ज्ञापन के जरिए किसानों को होने वाली कई समस्याओं से अवगत भी कराया।
तो MSP का गारंटी का जो कानून है वो अभी लागू नहीं। उन्होंने सरकार ने कहा था कि भाई हम MSP की गारंटी का एक कमेटी बनाएंगे। जब हमारे को वहाँ से उठाया गया था तो यही आश्वासन देकर हमारे को उठाया गया था कि भाई आपका MSP का गारंटी का जो कानून है हम बनाएंगे, मगर आज तक कोई कमेटी नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ। उसमें भी हमने विचार किया है। 3 अध्यादेश कानून जो है ना हमने मांगे थे, उन्होंने खुद ही दिए थे, खुद ही उन्होंने वापस कर लिए गए थे। तो वो हमारा जो है मुद्दा एक तो MSP का है, दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो एक रेल, ये हम जो है काफ़ी दिन से चला रहे हैं और ज्ञापन भी दिया है मैंने परसों कलेक्टर साहब को। उसके अंदर हमने यही लिखा था कि जो ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, गंगा मैया पे स्नान करने के लिए लोग आते हैं, तो पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी कोरोना काल से पहले, और आज वो पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चल रही, जनरल डिब्बे नहीं चल रहे, उसकी वजह से लोग आ पा नहीं रहे। राष्ट्रीय सम्मेलन होता है हमारा अन्नदाता किसान यूनियन का, हर स्टेट से यहाँ पर किसान नेता पहुँचे, उन्होंने अपनी समस्याएं स्टेट की भी रखी हैं और सेंटर की जो मुद्दे थे, जो MSP की गारंटी है, स्वामीनाथन का रिपोर्ट की बात है, आज महंगाई को लेकर के किसान इतना दब चुका है। 7.5 लाख किसानों ने भारत देश के अंदर आत्महत्याएं की हैं, वो इतना दब चुका है, आम दिखता नहीं है। महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी, उसके पास कोई साधन नहीं है किसान के पास सिवाय अन्न के, और अन्न की खराब माटी हो रही है। उधर खटीमा में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खटीमा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने दूसरे युवक को लोहे की रॉड से पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम सूजिया में सावन सिंह और मंगलेंद्र सिंह, जो कि ग्राम सूजिया के निवासी, दोनों के मध्य किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी झगड़े में मंगलेंद्र सिंह ने सावन सिंह के ऊपर लोहे के किल्ले और पत्थर से हमला किया, जिससे कि उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के उपरांत सावन सिंह के परिजनों द्वारा मंगलेंद्र के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विवेचना प्रचित है। वहीं केदारनाथ धाम में पिछले महीने हुई हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग पर जहां जांच की जा रही है, तो वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा टल गया। दरअसल 7 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चक्राता में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान सीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान वहां बिछे कारपेट उड़ने लगे। यही नहीं, आसपास भारी भीड़ भी नजर आ रही है, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस मामले पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड में कई बार हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है और इस दौरान हेलीपैड पर तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा होती है, जिस कारण हादसे होने की संभावना रहती है। इसके मद्देनजर हेलीपैड पर अतिरिक्त यात्रियों को जाने पर बैन लगा दिया गया है। केदारनाथ जी के लिए तो मैंने उसी वक्त निर्देश जारी किए थे कि जो हेलीपैड क्षेत्र है उसको पूरी तरह से यात्रियों से मुक्त रखा जाए, सिर्फ जिसको बैठने आना है वही आए वहाँ पे। और बाकी हम एक जनरल डायरेक्शन भी दे रहे हैं बाकी सब जगह पे जहाँ भी वीआईपी आते हैं कि हेलीपैड क्षेत्र को पब्लिक से पूरी तरह मुक्त रखा जाए। दोबारा से जनरल डायरेक्शन दे रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।